आपको क्या लगता है कि देहरादून नगर निगम के कोर इश्यूज क्या हैं? नालियाँ चौक हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये है स्मार्ट सिटी। भाजपा के पास बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत पैसा है, संगठन बड़ा मजबूत है, उससे पार पाने के लिए आपकी स्ट्रेटजीज क्या हैं? युवाओं का जो एक आंदोलन था बॉबी पवार का, उस आंदोलन में मैं भी शामिल था। जब लाठी चार्ज हुआ तो मैं उसी वहाँ पर मौजूद था। तो वो मंजर मुझे जब देख के याद आ रहा था कि 1994 की घटना याद आ रही थी मुझे। उसे देख के जिस तरह पुलिस ने निहत्थे छात्रों पे लाठी डंडे और इस तरह का दुर्व्यवहार किया, तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ इस चीज़ को कि ऐसे उत्तराखंड की परिकल्पना हमने करी भी नहीं थी। धीरे धीरे कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो न सिर्फ सांसद विहीन और विधायक विहीन और मेयर विहीन है, बल्कि अब तो पूर्व सांसद विहीन और पूर्व विधायक विहीन भी हो चली है। उस दौरान मेरे को बड़े प्रलोभन दिए गए कि तुम्हें मंत्री बना देते हैं, राज्य मंत्री बना देते हैं, आप कोई भी मकान आप देख लीजिए देहरादून के अंदर अलॉट करते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट थे इसमें आरपी सिंह जी। तो उन्होंने मेरे को बोला, तो मैंने कहा मैं अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। देहरादून में एक बड़ा सवाल मलिन बस्तियों का सवाल है, जो लगातार कई सालों से उठता है। कोर्ट ने अभी पीछे तो आदेश कर दिए थे मलिन बस्तियों को हटाने के। गवर्नमेंट भाजपा सरकार जो है वो फिर से एक ऑर्डिनेंस लेके आई है। इसके परमानेंट सॉल्यूशन का आपके पास आपका क्या थॉट है इस पूरे मसले? देखिए, पानी का कनेक्शन डिपार्टमेंट दे रहा है, बिजली का कनेक्शन डिपार्टमेंट दे रहा है, सड़कें हैं पार्षद बना रहा है, विधायक बना रहा है एमपी कोटे से। जब तो वो बस्ती कैसे अवैध हो सकती है? नमस्कार, बारामासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राहुल कोटियाल और निकाय चुनाव 2025 के तमाम सीटों के दमदार दावेदारों से आपकी मुलाकात कराने का हमारा सिलसिला जारी है। आज हम लोग हैं देहरादून में और हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वीरेंद्र पोखरियाल जी। पोखरियाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बारामासा में। मेरे राइट हैंड साइड पे जो चेयर आप खाली देख रहे हैं, कायदे से वहाँ पर भाजपा प्रत्याशी को होना चाहिए था, सौरभ थपलियाल जी को। 3 दिन पहले हमने लाइनअप किया था, दोनों कैंडिडेट से उनका सूटेबल टाइम मांगा था। कोशिश थी कि दोनों प्रत्याशी एक साथ आएँ, लेकिन लास्ट टाइम पे बीजेपी कैंडिडेट बैकआउट कर गए। कोशिश करेंगे आने वाले समय में, यदि वो हमको समय देते हैं तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। पोखरियाल जी से बातचीत का सिलसिला शुरू हो उससे पहले एक स्पेशल मेंशन टिहरी हिल्स का, जिन्होंने हमारी इस सीरीज़ को स्पॉन्सर किया है। टिहरी हिल्स एक ऐसी कंपनी है जिसकी शुरुआत पहाड़ के रहने वाले युवा राजेश राणा ने साल 2011 में की थी। आज ये कंपनी कई देशों में अपनी सेवाएं दे रही है और इसका मुख्यालय यूनाइटेड स्टेट्स में है। उत्तराखंड में भी टिहरी और देहरादून में इसके कार्यालय हैं और उत्तराखंड के दर्जनों युवा इससे रोजगार पा रहे हैं। टिहरी हिल्स एक ऐसी कंपनी है जो आपके डेटा से आपके सफल भविष्य की राह बनाती है। टिहरी हिल्स के ग्राहकों को मार्केट रिसर्च के लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मार्गदर्शन मिलता है और उनके डेटा के आधार पर मार्केट और कॉम्पिटिटर्स की सटीक जानकारी दी जाती है। एडवांस एआई टेक्निक्स के इस्तेमाल से हम फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करते हैं, कस्टमर बिहेवियर को समझते हैं और उनके अनुभव को बेहतर बनाते हैं। बिजनेस ग्रोथ के लिए टिहरी हिल्स अपने क्लाइंट्स को कस्टम सर्वे और डेटा एनालिसिस के माध्यम से उनके प्रोडक्ट का 360 डिग्री मार्केट एनालिसिस उपलब्ध करवाती है। उनके डेटा को रियल टाइम डैशबोर्ड में प्रस्तुत किया जाता है ताकि बिजनेस से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय तुरंत लिए जा सकें। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग और ऑपरेशनल इंटेलिजेंस के जरिए टिहरी हिल्स अपने क्लाइंट्स को ऐसा माहौल देती है कि वो हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहें। क्लाइंट्स के डेटा को सुरक्षित रखना भी टिहरी हिल्स की सर्वोच्च प्राथमिकता है। टिहरी हिल्स ISO 27001 और 9001 सर्टिफाइड है। पोखरियाल जी, एक पहला सवाल जो हम तमाम अन्य प्रत्याशियों से भी पूछ रहे हैं, एक लाइन का सवाल है कि जनता आपको मेयर क्यों चुने? देखिए, हम लोगों ने छात्र जीवन से जब छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ी, चाहे वो यूनिवर्सिटी से लेके हो, चाहे श्रीनगर से सीट बढ़वाने की MSc में, तो हमने एक संघर्ष किया उसके लिए भी और सीटें बढ़ी हुई। उसके बाद जो 27% रिजर्वेशन
जो मुलायम सिंह द्वारा उत्तराखंड में लागू किया गया था, क्योंकि वो यूपी का पार्ट था, तो हमारा उसमें विरोध था। क्योंकि यहाँ पर जो 27% आरक्षण जो था यहाँ पे 1% था। तो हमारा कहना उसमें ये था कि यहाँ पर जो आप 70% जो आरक्षण जो थोप रहे हो, यहाँ का छात्र कहाँ जाएगा। तो उसके लिए हमने एक संघर्ष किया, एक लड़ाई लड़ी, और उसमें कई लोगों की जो शहादत भी हुई। तो वो धीरे धीरे जो है उत्तराखंड की मांग पर जो है हुआ, और फिर हम लोगों ने जो है उत्तराखंड राज्य की डिमांड करी, और उत्तराखंड की मांग के लिए हम सड़कों पे उतरे। और जब हमने 70% रिजर्वेशन का जब हम लोगों ने किया, तो उसके बाद हम लोगों ने जो बड़ी वर्ल्ड की क्या, देहरादून मतलब भारत की सबसे बड़ी जो एजुकेशन में दून स्कूल है, वो भी सड़क पे हमको लेके आया कि हमारे आप इस मांग में शरीक होइए। और क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे शंकर दास शर्मा जी के पोते पढ़ते थे, तो हमने लगातार 1 हफ्ते तक उनके गेट के आगे धरने दिए। और उसके बाद उन्होंने कहा आप क्या चाहते हो। मैंने कहा हम बच्चों से एक चीज़ बोलना चाहते हैं, तो आप हमें उनकी अपनी बात को पहुंचाने के लिए आप हमें टाइम दीजिए, और हम उनके जो है बताएंगे। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि ठीक है, आप एड्रेस कीजिए बच्चों को। तो हमने फिर बताया उन बच्चों की, क्योंकि लगातार स्कूल जो है बंद होते जा रहे थे, जो पब्लिक स्कूल हैं, माध्यमिक स्कूल हैं, सब बंद हो रहे थे। तो एक प्रेशर था कि पेरेंट्स का कि जो ये दून स्कूल है, वैलम, ये क्यों बंद हो, और जितने भी जो वैसे स्कूल राज्य आंदोलन की मांग के लिए नहीं, मांग के दौरान 27% आरक्षण को लेकर। अच्छा, आरक्षण विरोध के लिए। हाँ, आरक्षण का विरोध करते। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने फिर वो स्कूल भी बंद कराए, और मेरे ख्याल से लगभग 6 महीने बंद रहे हैं स्कूल। अच्छा। और क्योंकि लगातार हमको फ़ोन भी आते थे स्कूल के कि आप बंद की कॉल रहती थी हमारी, तो हम उनको बोल देते, क्योंकि छोटे बच्चे थे, परेशान ना हो, तो हम बोल देते थे कि भाई आप आज बंद कर दीजिए, आज कॉल है बंद छात्रों की, आप बंद रखिएगा। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए फिर उत्तराखंड की मांग हुई। फिर लोगों ने, जिसमें से 42 लोगों की शहादत भी हुई, उसमें मुजफ्फरनगर कांड हुआ। और उस दौरान मेरे को बड़े प्रलोभन दिए गए कि तुम्हें मंत्री बना देते हैं, राज्य मंत्री बना देते हैं, आप कोई भी मकान आप देख लीजिए, देहरादून के अंदर अलॉट करते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट थे इसमें, आरपी सिंह जी। तो उन्होंने मेरे को बोला, तो मैंने कहा मैं अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो कह रहा फिर आप समझदार हो। मैंने कहा जी मैं आपके साथ, सर्किट हाउस में बुलाया था उन लोगों ने, तो मैं गया, फिर बैठा उनके साथ। तो उन्होंने कहा फिर आप समझदार हो। मैंने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा आपके साथ बैठो, अरेस्ट करना चाहो अरेस्ट कर लो। अकेला ही गया था मैं। उसके बाद ठीक 2 दिन बाद मुझे 5 सितंबर 1994 को मुझे घर से उठा लिया गया था सुबह 4 बजे, और बरेली जेल भेज दिया गया था। जब बरेली जेल से मैं छूट के आया, उसके बाद समाजवादी पार्टी का बंद की कॉल थी कि पूरा जो है उत्तराखंड बंद रहेगा। तो हम लोगों ने दुकानदारों से कहा कि आप खोलिए, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम लोगों ने गए भी और खुलवाई भी। तो कनक पिक्चर हॉल के सामने उन्होंने 13 सितंबर को मुझे फिर अरेस्ट कर लिया, और फिर बरेली जेल भेज दिया। तो बरेली जेल में भी रहे हम लोग 1 हफ्ते के करीब। तो बरेली जेल से जब छूट कर आए, तो उसके बाद हम लोगों ने एक छात्र संघर्ष समिति के बैनर के तले हम लोगों ने लगभग 29 सितंबर 1994 को 1 लाख लोगों की रैली निकाली, और लगभग 200 मीटिंगें अटेंड करी, और जिसमें से भूतपूर्व सैनिक थे, सभी लोगों का सहयोग था। और इस तरह आंदोलन। उसके बाद फिर मुजफ्फरनगर हम लोग गए, तो उसमें जो हमारी माताओं और बहनों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वो सभी को मालूम है। तो धीरे धीरे एक संघर्ष किया, और कई शहादत के बाद आज उत्तराखंड बना है। और आज उत्तराखंड की मैं जो देखता हूँ, बड़ा रोना भी आता है, बड़ा दुख भी होता है कि हमने जिस उत्तराखंड की कल्पना करी थी, आज वो देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि आज का यहाँ का युवा है वो भी बेरोज़गार है। आज जहाँ यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था, बाहर के लोग यहाँ रोज़गार कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो चाहे किसी चीज़ में। और यहाँ का जो युवा है वो जो है वो बाहर अपना, कोई बॉम्बे काम कर रहा है, कोई दिल्ली काम कर रहा है। तो ऐसा सपना हमने बिल्कुल भी नहीं देखा था। तो इसलिए मेरे को लगता था कि आज भी आंदोलनकारियों की जब मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में मैं भी जाता हूँ, जब बुलाते हैं, चाहे वो भू कानून को लेके मीटिंग में मैं जुलूसों में भी शामिल होता था भू कानून को लेके। तो आज हालांकि बहुत लेट हो चुका भू कानून का, ये तो पहले हो जाना चाहिए था। जब हमारी सरकार थी एनडी तिवारी की, तो उन्होंने जो है 500 वर्ग मीटर का रखा था। उसके बाद जब भुवन चंद खंडूरी जी आए, उन्होंने 250 स्क्वायर मीटर का रखा था।
और अब लगातार जिस तरह इन लोगों ने जी। जो 40 वार्ड इन्होंने जोड़े हैं, जिसमें से लगभग 2.5 लाख बीघा ज़मीन इन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र है वो शहर के अंदर इन्होंने जोड़े थे, क्योंकि वो भू कानून उसमें नहीं लगता है। तो उससे भी इन्होंने एक दबाव में या जिस्सी में देके उसको फ्री कर दिया इन लोगों ने। तो अब उसकी मांग हम कर रहे हैं धीरे धीरे कि भाई ठीक है भू कानून, पर अब जो कुछ तो काफ़ी कुछ तो लुट चुका है, पर जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है उसे बचा लें। और आज भी हमारे आंदोलनकारी साथी आज भी सड़कों पे है, चाहे हम लोग अंकिता भंडारी हो, क्योंकि वो छोटी बेटी थी, उसके माँ बाप ने अपने गहने बेच के, बालियाँ बेच के, कड़े बेच के अपनी बेटी को पढ़ाया और होटल मैनेजमेंट में निकली, तो वो भी एक भाजपा के मंत्री के यहाँ नौकरी करी, पर उसने एक्स्ट्रा सर्विस के लिए मना कर दिया। उसने कहा अपनी जान देना पसंद करूँगी, पर मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। तो उसके लिए भी हम लोगों ने आंदोलन किया। और उस युवाओं का जो एक आंदोलन था बॉबी पवार का, उस आंदोलन में मैं भी शामिल था। जब लाठी चार्ज हुआ तो मैं उसी वहाँ पर मौजूद था। तो वो मंजर मुझे जब देख के याद आ रहा था कि 1994 की घटना याद आ रही थी मुझे, उसे देख के जिस तरह पुलिस ने निहत्थे छात्रों पे लाठी डंडे और इस तरह का दुर्व्यवहार किया, तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ इस चीज़ को कि ऐसे उत्तराखंड की परिकल्पना हमने करी भी नहीं थी। और इसी वजह से मैंने कहा कभी भी जीवन में हमने टिकट नहीं मांगा, कभी भी, पर आज मुझे महसूस लग रहा है कि अगर उत्तराखंड को बचाना है तो एक आंदोलनकारी को आगे आना होगा। ठीक है, मेरा सवाल यही था कि आप जनता आपको क्यों चुने। आपने विस्तार से उस पर बताया कि आंदोलन का आपका इतिहास रहा है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन से लेकर उसके बाद भी बेरोजगारी, अंकिता भंडारी, इस तरह के तमाम आंदोलनों में आप शामिल रहे हैं। पेपर लीक के आंदोलन में आप सड़कों पर रहे हैं। फोकस बात करेंगे इस सीट पर ज़्यादा, इस जो मेयर की जो सीट है इस पर ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। भाजपा के पास बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत पैसा है, संगठन बड़ा मजबूत है, उससे पार पाने के लिए आपकी स्ट्रेटजीज क्या हैं? देखिए, ये क्वेश्चन मेरे से आज भी 2 दिन पहले किसी ने भी किया था जी। देखिए, उनके साथ साथ विधायक हैं, उनके पास संसाधन है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ जनता है, देहरादून की जनता है, और जनता जनार्दन होती है, जिसे मर्जी वो बैठा सकती है, जिसे मर्जी वो उतार सकती है। और मैं तो ये भी अपील करूँगा कि जनता से कि एक आंदोलनकारी को मौका दो। और आप कैसे कन्विंस कैसे करेंगे? पहले धीरे धीरे कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो न सिर्फ सांसद विहीन और विधायक विहीन और मेयर विहीन है, बल्कि अब तो पूर्व सांसद विहीन और पूर्व विधायक विहीन भी हो चली है। ऐसे में एक शेर किसी का है ना कि वो पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है, नई खिवैये के तई न समझें कि नदी का पानी उतर गया है। आप कैसे ये यकीन दिलाएंगे कि इस पुरानी कश्ती को आप वो हुनर रखते हैं कि पार ले जाएंगे और ये चुनाव जीत? देखिए, हम लोग हैं, आंदोलन से जुड़े लोग हैं जी, और इसमें सभी लोगों को, सभी धर्मों को लोगों को लेके साथ चलेंगे और उनसे जो है राय मशवरा करेंगे। और ऐसा नहीं है कि कश्ती को एक पब्लिक का सपोर्ट भी लेंगे और अपना जो व्यवहार नेचर रहता है कि सब लोगों को साथ लेके चलना होता है, तो हम प्रयास भी करेंगे और पुनः एक कांग्रेस को भी मजबूत करने का काम करेंगे जी। इश्यूज़ पे आपको क्या लगता है कि देहरादून नगर निगम के कोर इश्यूज़ क्या हैं, सबसे बड़े इश्यूज़ जो आपको लगता है जिन पर आपको फिर प्राथमिकता से काम करना होगा या आपकी प्राथमिकता होगी? सबसे कोर इश्यूज़ आपको क्या लगते हैं इस नगर निगम के हैं? देखिए, सबसे पहले तो देहरादून में जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जी लगभग 1500 करोड़ रुपए इन लोगों ने जो इस पे खर्च किए हैं। और मैं लास्ट ईयर जो है कोटा गया था, कोटा में मैंने स्मार्ट सिटी देखी और उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क। किसी भी एंगल से स्मार्ट सिटी देहरादून लगती ही नहीं है, किसी भी एंगल से। तो इन्होंने जिस तरह स्मार्ट सिटी के नाम पर जो अनाप शनाप पैसे खर्च करे, आज इन्होंने डगडाली रोड बना दी, उसके बाद 2 महीने बाद इन्होंने फिर शिविर का काम खोला, फिर इन्होंने रोड बना दी, उसके बाद इन्होंने बिजली का काम की लाइन डाली, फिर रोड बना दी। क्यों नहीं इन लोगों ने एक प्लानिंग करी, एक सभी डिपार्टमेंट को मिला के और एक रोड मैप बनाते कि हमें ये काम करना चाहिए, और क्योंकि उससे पब्लिक परेशान हो रही है। तो एक विज़न नहीं था। और निकासी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और जब बरसात में पानी घुटने तक पानी है, ड्रेनेज का इनका कोई प्लानिंग नहीं थी। जबकि भाजपा के विधायक ने बोला था कि भाई हमने तो एक रोड मैप बनाया था
प्लानिंग की थी कि भाई ड्रेनेज का भी होना चाहिए, वो इन्होंने नहीं अपनाई। और इन्होंने जो स्मार्ट सिटी में इन लोगों ने जिस तरह पूरी सड़क खोद डाली जगह जगह, आज भी कोई भी आप लिए, मैं सहकारी बाज़ार में लगभग 20 सालों से अध्यक्ष हूँ, कंप्लेंट करने के बाद भी उसके बगल में संजोफ एकेडमी के साथ लगती हुई है, वहाँ पर शिविर का जो पानी आज भी रोड पर चल रहा है और आज भी नालियों पे चल रहा है। नालियाँ चौक हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये है स्मार्ट सिटी। और जिस तरह इन लोगों ने पेड़, जो आज पुराना जो देहरादून का जो वातावरण था और पुराना अपना वो रहा, आज जो टेम्परेचर है जो वो भी लगभग जो है 44 डिग्री जो टेम्परेचर देहरादून का की जनता ने झेला है। और यहाँ का टेम्परेचर 38-39 के करीब रहता था मैक्सिमम, उसके बाद बरसात रहती। तो मेरा एक लक्ष्य रहेगा कि अगर नगर निगम में मेयर बनेंगे तो 2.5 लाख पेड़ों को लगाने का लक्ष्य रहेगा, जिसमें से 70-75% जीवित रखने का भी संकल्प लिया जाएगा, जीवित करेंगे। जी, ये आपने एक इशू बताया, ये अच्छी बात आपने बताई। कुछ और अगर आपने ऐसा सोचा है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप मेयर चुने जाते हैं, कोई आपके शॉर्ट टर्म एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, लॉन्ग टर्म एम ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इस बारे में यदि आपने कुछ सोचा है तो वो भी बताइए। देखिए, आज की डेट में छोटे बच्चे हैं जी, आज वो मोबाइल की तरफ उन जा रहे हैं और जो कि अपनी आंखें भी वो कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो मेरा और जो हमारे बुजुर्ग हैं, मेरा ये है कि नगर निगम की जितनी भी ज़मीनें वार्ड में होंगी, वार्ड में, तो उनके लिए एक पार्क छोटा सा बनाया जाएगा ताकि वो अपने बच्चों को खिला सके और जो बुजुर्ग हैं वो टहल सके। ये भी एक मेरा प्रयास रहेगा उसमें। ठीक है। देहरादून में एक बड़ा सवाल मलिन बस्तियों का सवाल है, जो लगातार कई सालों से उठता है। कोर्ट ने अभी पीछे तो आदेश कर दिए थे मलिन बस्तियों को हटाने के। गवर्नमेंट, भाजपा सरकार जो है वो फिर से एक ऑर्डिनेंस लेके आई है। इसके परमानेंट सॉल्यूशन के का आपके पास आपका क्या थॉट है इस पूरे मसले? देखिए, 2016 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने जो है 90 लोगों का मालिकाना हक दिया था, उन लोगों को नियमितीकरण किया था। उसके बाद कांग्रेस के 9 विधायक जो है वो छोड़ के चले गए थे, सरकार गिर गई थी। उसके बाद भाजपा की सरकार आई और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिस 1975 में जब इंदिरा गांधी ने ये कहा कि जो भी खाली ज़मीनें हैं जो लगती रोड से उससे, तो उसमें अपना आप जो है मकान बना सकते हो। और भाजपा बार बार जो ये बस्ती में रहने वाले लोग हैं 3-3 साल का जो अध्यादेश ला रही है, एक तरह से गर्दन पे तलवार लटकाने का काम कर रही है। हमारा कहना है कि आप उनको मालिकाना हक दीजिए। दूसरा, आप अवैध बस्तियाँ बोल रहे हैं। देखिए, पानी का कनेक्शन डिपार्टमेंट दे रहा है, बिजली का कनेक्शन डिपार्टमेंट दे रहा है, सड़कें हैं पार्षद बना रहा है, विधायक बना रहा है MP कोटे से। जब तो वो बस्ती कैसे अवैध हो सकती है? आप उस पर रोक लगाइए ना। अगर नहीं देता ये चीज़ मत दीजिए आप उस चीज़ को। कनेक्शन सब इन्होंने दिया। और मेरा ये कहना है कि अगर उजाड़ना है तो उनका पुनर्वास होना चाहिए पहले, उसके बाद बस्ती उजाड़ें। आपने उनके पुनर्वास के बारे में कुछ सोचा है? क्योंकि जिस एरियाज में वो हैं वो एरियाज तो खतरनाक हैं, वो फ्लड जोन में वो बस्तियां हैं। तो यदि आप चुने जाते हैं, आप इस दिशा में अपने मेयर की एबिलिटीज़ में जितने आपके कार्यक्षेत्र में काम होगा, आप इस दिशा में क्या काम करेंगे? बिल्कुल, जो मेयर के दायरे में होगा। और ये वैसे तो ये सरकार का मैटर है, ठीक है, और हम उनकी जो लड़ाई है वो लड़ेंगे और सरकार तक उनकी आवाज़ पहुँचाएंगे कि जो है उनका पहले पुनर्वास किया जाए और उसके बाद जो है बस्तियां जो है जो उस जोन में आ रही हैं उनको वो किया जाए। देहरादून नगर निगम में करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उठा है पिछले कुछ समय में, और जो पिछले मेयर रहे, ऐसे भाजपा में बहुत कम होता है कि जो मेयर प्रत्याशी जीता हुआ हो उसका टिकट रिपीट ना किया जाए, उनको या तो कहीं और विधानसभा में टिकट दिया जाता है या कहीं और दिया जाता है। हालांकि ये सवाल मेरे को बीजेपी कैंडिडेट से पूछना था, वो यहाँ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ करप्शन पे ज़रूर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि RTI एक्टिविस्ट विकेश नेगी जी हैं, उन्होंने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी पूर्व मेयर के खिलाफ और उनकी संपत्तियों के खिलाफ। यदि आप चुने जाते हैं तो निगम में पिछले कुछ समय में जो बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो बड़ी भ्रष्टाचार हुए हैं, उन पर आपका क्या? बिल्कुल, अगर मेयर बनेंगे तो मैं उन पर जांच करके उनको जो है उजागर करने का काम करूँगा, जो भी भ्रष्टाचार हुए। और जिन लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है ज़मीनों पे, चाहे वो पार्षद हो चाहे कोई, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। अच्छा पोखरियाल जी, कुछ ऐसी चीज़ें आपने सोची हैं, जैसे आपने कोटा का एक उदाहरण दिया, ऐसे देश में बहुत सारी शहर हैं
कायदे से जिन शहरों को हम आइडियलाइज़ करते हुए उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के कई शहर हैं, इंदौर है, भोपाल है, जो पुराने शहर हैं लेकिन आज अपनी सफाई के लिए स्वच्छता अभियान में सबसे ऊपर आते हैं। इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स आपके ध्यान में हों, या आपने ये सोचा हो कि यदि आप चुने जाएं तो कोई एक या दो ऐसे काम आपके जहन में हो कि आने वाले दशकों तक आपका कार्यकाल याद रखा जाए? देखिए, मैं तो ना इंदौर भी नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ कोटा के जिसकी जहाँ पे मैं उसी की बात करता हूँ। और एक अच्छा जो सब लोगों से राय, एक तो युवाओं का जो हमारी जो युवा हैं आने वाले जो नस्ल जो ख़राब हो रही है नशे के उसमें, उस पर भी कई एनजीओ का मेरे को फ़ोन भी आ रहा है कि मिलके काम करेंगे। बिल्कुल उनके साथ मिलके काम करूँगा। और जो देहरादून के लिए जो बेहतर होगा, सब लोगों की राय लेके, जनता की राय लेके वो काम मैं करूँगा। अच्छा, मैं बस आखिरी एक दो सवाल, आपकी व्यस्तताएं मैं समझता हूँ, आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संगठन पे मैं आपसे ज़रूर सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब जनता, हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, और वो जनता का जो विश्वास कांग्रेस पार्टी पर कम होता जा रहा है, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आपके ही पुराने तमाम साथी एक एक कर फिसलते जा रहे हैं, भाजपा में जाते जा रहे हैं। अभी हाल ही में टिकट बंटवारे के बाद भी कुछ बड़े नाम कांग्रेस के, जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जिन्हें कहा जा सकता था, वो चले जा चुके हैं। तो ऐसे में उस संगठन से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि वो कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विश्वास करते हुए देहरादून मेयर की सीट, जिसको प्रदेश निकायों में सबसे इम्पॉर्टेंट सीट माना जाता है, उसमें देहरादून की जनता कांग्रेस पर विश्वास करे? देखिए, जो पार्टियां छोड़ के जाते हैं, चाहे वो भाजपा छोड़ के जाते हैं लोग को, जो ये कांग्रेस छोड़ के जाते हैं, अब जिन लोगों का ऐसा होगा कि भाई रुझान ही ऐसा है कि भाई हमें वहाँ जाना अपने लालच के चक्कर में, तो मैं आपको ये विस्तार दिलाना चाहता हूँ, हमने आज तक ना कोई पार्टी छोड़ी है और ना हम छोड़ेंगे, और कांग्रेस को भी मजबूत करने का काम करेंगे। चलिए, इस सेगमेंट का आखिरी क्वेश्चन जो मैं बाकी तमाम प्रत्याशियों से भी पूछ रहा हूं, वहां पर कांग्रेस भाजपा दोनों प्रत्याशी होते हैं तो आमने सामने सवाल जवाब हो जाते हैं, लेकिन मैं आप क्योंकि यहाँ आए हैं और आने वाले समय में शायद थपलियाल जी से हमारी बात हो, तो वो सेगमेंट का सवाल ये रहता है कि अपने प्रतिद्वंदी से, जो आपके मेजर प्रतिद्वंदी हैं, उनसे यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं। मैं थपलियाल जी आएंगे तो मैं उनसे आपका पूछा हुआ सवाल ज़रूर ले लूँगा। उससे भी क्या, वो छोटा भाई हमारा, उससे भी क्या पूछे, वो भी डीएवी कॉलेज का अध्यक्ष रहा है, सेक्रेटरी रहा है, और उन्होंने किसी भी आंदोलन में कोई न शरीक करी है और ना ही वो कभी पब्लिक के जो इशू हैं उन्होंने उठाए हैं। और हम लगातार जब से छात्र जीवन से हैं, हमने लोग छात्रों की लड़ाई लड़ी है, उत्तराखंड आंदोलन में लड़ाई लड़ी है, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे पटवारी लीग को भर्ती हो, चाहे युवाओं की लड़ाई हो, चाहे भू कानून हो, चाहे उत्तराखंड की आज भी मीटिंग होती है, हर में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और जनता के बीच में जाते हैं, और जनता के बीच में लगातार कई वर्षों से बीच में काम कर रहे हैं हम लोग भी। ठीक, और हमारे छोटे भाई से भी पूछिए उपलब्धि क्या क्या है आप लोगों ने क्या। मैं आपकी कहे ये सवाल उनसे ज़रूर लूँगा। आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग कोशिश करेंगे कि सौरभ थपलियाल जी से हमारी बात हो तो उनसे हम अपने सवाल, जनता के सवाल और उनके प्रतिद्वंदी के सवाल भी उनसे पूछेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया पोखरियाल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेयर चुनाव के लिए। हमारी ये सीरीज़ अभी जारी है। हम लोग तमाम कोशिश है कि बारामासा ज़्यादा से ज़्यादा नगर पालिकाएं और विशेष तौर से जो नगर निगम, बड़े नगर निगम हैं उत्तराखंड के, उनके दमदार दावेदारों से आपकी मुलाकात कराते रहें। तो देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा बारामासा।